दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस दो बीमारियां, एक सोराइसिस और एक हाइपरट्रॉफी मस्कुलो डिस्ट्रॉफी, जिसे वो लाइलाज मानते हैं, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आज का हमारा विषय सोराइसिस को लेके है और हम होम्योपैथी, बीइंग ए होम्योपैथ, सोराइसिस के पेशेंट्स का बहुत प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास ठीक हुए हैं और जिस प्रकार से केसेस ठीक हुए हैं उनके हमारे पास रिकॉर्ड्स भी हैं। तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी में सोराइसिस का एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। और इस वीडियो को हम विस्तार दें, इस विषय पे आगे हम विस्तारित चर्चा करें। इसके पहले एक विनम्र निवेदन, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पे बटन दबाएं। डॉक्टर श्रेया जी सर, तो हम सबसे पहले जानेंगे सोराइसिस क्या है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सर इसको स्पष्ट करें। देखिए, बेसिकली सोराइसिस को एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज की श्रेणी में रखा हुआ है और इसमें दरअसल होता क्या है कि सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेल्स फॉर्मेशन होने लगता है और उसकी वजह से स्केलिंग होती है। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, स्किन थिक होती है, रेड होने लगती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, इंटेंस ईचिंग होती है, बर्निंग रहती है और जिसकी वजह से पेन को मतलब बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा होती है पेशेंट को। उसके और भी एसोसिएटेड सिम्टम्स उसमें डेवलप होने लगते हैं, जिसमें पेशेंट को फीवर रहने लगता है, भूख नहीं लगता है, निद्रा नहीं आती है, अंदर से रेस्टलेसनेस बना रहता है और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। सोराइसिस को उसके कैरेक्टर के हिसाब से मॉडर्न साइंस के में कुछ इसके प्रकार बताए गए हैं, जिसमें प्लेक सोरियासिस, गुटेड सोरियासिस, पस्चुलर सोरियासिस, इन्वर्स सोरियासिस और इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, ये इनके मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे इसके प्रकार बताए गए हैं। जी सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सोराइसिस के लक्षण क्या हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि ये चर्म रोग सोराइसिस ही है। तो सर उसको बताएं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सोराइसिस के केसेस में जो देखने को मिलता है कि पेशेंट की जो स्किन होती है वो थिक हो जाती है। किसी किसी में, जैसे अकॉर्डिंग टू टाइप्स, केवल रेडनेस रहती है, बर्निंग रहती है, फीवरिश फीलिंग होती है, स्किन रेड हो जाता है। किसी किसी केसेस में वहाँ पे बहुत ज़्यादा चमड़ा छूटना, एक तरह से इसको हिंदी में मत्स्य रोग भी कहते हैं, जैसे मछली वाला रोग, जैसे चोंटा, मछली का चोंटा होता है, वैसे इसमें स्केलिंग होने लगती है, क्योंकि स्किन डेड होने लगता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें खास करके उस स्किन का भी एक कलर होता है जो सिल्वरी कलर कहते हैं, सिल्वरी वाइट स्केल्स, मतलब एक तरह से चमकीला कलर हो जाता है। इसमें खुजली होती है, जलन होती है और सबसे जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है कि ये जितने बैंड ऑफ जॉइंट्स हैं, जोड़ के पीछे वाले जो बैंड्स हैं, उन बैंड्स पे ये ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाती हैं। इसमें थिक रिजेस होते हैं और नाखून इस पेशेंट में काला काला पड़ जाता है, थिक लाइनिंग हो जाती है और किसी किसी पेशेंट में पिटिंग हो जाती है, यानी कि नाखून अंदर से बीच से धंसने लगता है और इस तरह का ये देखने को मिलता है। नींद इसमें रेस्टलेस, चूँकि खुजली है, जलन है,
बिस्तर पे जाने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पेशेंट को ये दिक्कत बनी रहती है। जी सर। सर सोराइसिस के कारण क्या हैं, इसको बताएं। देखिए, मूलतः आज तक पूरा सारा शोध का विषय बना हुआ है, लोग लगे हुए हैं इसके शोध करने में, लेकिन हम इसको इडियोपैथिक कॉज बोलते हैं। कहीं न कहीं जेनेटिक कॉज और इन्वायरमेंटल कॉज को भी हम लेके चलते हैं, और लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स और वर्तमान में जो फास्ट फूड्स और केमिकल प्रोडक्ट्स हैं या बैड फूड्स जिसको हम कहें, तो वो भी एक कारण इसके बन जाते हैं। ये सारे अभी हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे हैं। जी सर। सर होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में हम सोराइसिस को कैसे समझेंगे और इसका मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और क्या कोई प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस पे काम करती है, तो सर ये आप बताएं। देखिए, सबसे सुंदर सा प्रश्न अब हुआ है। वास्तव में अभी तक हम इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या हैं सोराइसिस के, हम उसी पे चर्चा कर रहे थे। नेचुरली सोराइसिस कहीं न कहीं प्रारब्ध की बीमारी है। इसको हम जेनेटिक एज वेल एज एक्वायर्ड डिसऑर्डर के रूप में हम देखते हैं। सोराइसिस के केस में जब हम पेशेंट्स को लेते हैं, आगे कहीं न कहीं जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ही दिया है कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन और HIV का पॉजिटिव होना, वायरल इन्फेक्शन होना, ये भी किसी न किसी रूप में कारण है। बेसिकली होम्योपैथी में 3 मियाज्म हैं, सोरिक, सिफिल्टिक और साइकोटिक। मेन जो लीडिंग है सोराइसिस की वो ट्यूबरकुलर डायथेसिस से है, यानी कि जहां सोरा और सिफिलिस का कॉम्बिनेशन है, यानी सोरिक मियाज्म और सिफिल्टिक मियाज्म की प्रोमिनेंसी है। तो ऐसे में जब हम सोराइसिस के पेशेंट को देखते हैं तो स्किन डिजीज की प्रोमिनेंसी के साथ अगर सिफिल्टिक इन्फ्लुएंस है तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट आते हैं, और ऐसे में जब हम देखते हैं तो अल्सरेटिव कंडीशन, पस्ट्यूलर कंडीशन, हार्ट डिजीज, अस्थमेटिक डिसऑर्डर, इसके साथ और भी अदर जैसे रूमेटिक इन्वॉल्वमेंट, जॉइंट्स पेन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ देखने को मिलता है। और सोराइसिस के केस में जब तक पेशेंट सोरिक, सिफिल्टिक मियाज्म तक है, ट्यूबरकुलर डायथेसिस तक है, तो ऐसे केसेस रिकवरेबल होते हैं और इनको हम प्रॉपर वे में रिकवरी ले लेते हैं। लेकिन अगर यही केसेस अगर साइकोटिक मियाज्म से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में साइकोटिक टेंडेंसी को एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के माध्यम से हटाना जरूरी हो जाता है। और जब भी साइकोटिक पेशेंट होता है तो उसमें मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, कंफ्यूज्ड माइंड होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और ऐसा पेशेंट फ्लक्चुएट करते रहता है, अस्थिर भाव से, स्थिर भाव से वो अपना ट्रीटमेंट नहीं ले पाता। और ऐसे में सोराइटिक पेशेंट जिसका साइकोटिक बिलोंगिंग है उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मूलतः अगर हम सोरियासिस के केसेस में देखेंगे तो जो हमारे दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के तौर पे जो प्रथम दृष्टया मेडिसिन आती हैं उसमें आर्सेनिक आयोडाइड, आर्सेनिक, ग्रेफाइटिस, कैली आर्स, नेट्रम आर्स, नेट्रम म्यूर, इवन नेट्रम सल्फ, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम, बैसिलिनम, थूजा, मैडोरिनम, सिफिलिनम, ट्यूबरकुलिनम, ये प्रभृत दवाएं हम सोराइटिक पेशेंट में देखते हैं। होम्योपैथी रोगी का इलाज करती है, रोग का नहीं। तो ऐसे में हमें कॉन्स्टिट्यूशनली पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसको प्रिक करना होता है। एक दवा जो रूटीन मेडिसिन के तौर पे हम प्रयोग करते हैं सोरियासिस के पेशेंट्स में, वो दवा हमारी एरेक्टियम लाप्पा
जो मदर टिंचर में हम यूज़ करते हैं। दूसरा एजाडी रेक्टा इंडिका, इसे भी हम मदर टिंचर के रूप में यूज़ करते हैं। साथ में हम करकुमा लौंगा का भी प्रयोग करते हैं ऐसे केसेस में। तो ये हमारा मियाज़मेटिक कॉन्सेप्ट है और हमारी होम्योपैथिक की दवाओं जिनका जिक्र अभी हमने किया। जी सर। सर इसका मैनेजमेंट क्या है और रोगी को मतलब रोगी क्या क्या कुपथ और कुपथ का अनुसरण करना चाहिए, तो सर ये बताएं। देखिए, सबसे पहले सोरियासिस अपने आप में एक बहुत ही जटिल बीमारी है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में लाइलाज बीमारी है। तो वैसे केसेस में सबसे पहले हमें पेशेंट के हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि ऐसे रोगी को अल्पाहार करना चाहिए, हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जिससे कि हमें हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती जाए और हमें हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत लोड ना पड़े। दूसरा, नॉन वेज और फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, केमिकल मिले हुए भोजन को कदापि और किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान सोराइसिस के पेशेंट को रखना ही चाहिए। सॉल्ट्स का सेवन इसको कम करना चाहिए, बल्कि सॉल्ट्स का प्रयोग ऐसे पेशेंट को हम एक सुझाव दे सकते हैं कि जब भी वो स्नान करे तो एटलीस्ट एक बकेट पानी में 1 चम्मच हल्दी और सेंधा नमक 1 चम्मच उसमें डिज़ोल्व कर दे और उस पानी से नहाए, फिर ऊपर से साफ पानी से दोबारा से वो स्नान कर ले। ऐसा करना चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर। आपने मतलब सोराइसिस पे बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, जो कि बहुत आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत ढेर सारा साधुवाद।